नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। झारखंड में ईडी ने बहुत बड़ी कार्रवाई की है, जिसमें राजधानी रांची के साथ ही साथ पलामू, रामगढ़, हजारीबाग जिला में भी ईडी द्वारा रेड की गई है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक पूजा सिंघल और वीरेंद्र राम के कई ठिकानों पर ईडी ने छापेमारी की और इस कार्रवाई में हजारीबाग के इजहार अंसारी के यहां से 3.5 करोड़ कैश बरामद किया गया है। निलंबित आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल के करीबियों पर ईडी का शिकंजा कसने लगा है। शुक्रवार को ईडी की एक बड़ी टीम झारखंड के 4 जिलों में एक साथ छापेमारी की और इसके अलावा पूजा सिंघल के करीबी माइनिंग इंजीनियर के घर पर भी दबिश दी गई है। झारखंड राज्य खनिज विकास निगम लिमिटेड के पूर्व प्रोजेक्ट डायरेक्टर सह माइंस मैनेजर अशोक सिंह के हरमू स्थित आवास पर ईडी की टीम ने दबिश दी। पूजा सिंघल के कार्यालय में कॉन्ट्रैक्ट पर बहाल हुए अशोक सिंह ने पूजा सिंघल के साथ मिलकर जमकर काली कमाई की। ईडी अशोक सिंह को लेकर लगातार जानकारियां जुटा रही थी। जैसे ही पुख्ता जानकारी इकट्ठा हुई, ईडी की टीम की तरफ से अशोक सिंह के ठिकानों पर छापेमारी की गई और बड़ी मात्रा में कैश बरामद किया गया है। 3.5 करोड़ रुपए ये कैश बरामद किया गया है और ये माना जा रहा है कि अब ईडी ने बड़ी कार्रवाई की है। काली कमाई किस किस ने खाई, हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अब इन जिन अधिकारियों के यहां छापेमारी की गई है, ये जो कैश बरामद हुआ है, इसमें यह भी बताया जा रहा है कि कई सफेद पोशों के भी नाम हैं। उसमें एक पूर्व विधायक का भी नाम सामने आ रहा है और सवाल यही है कि आखिर इस काले कोयले के जरिए काली कमाई कर काली अकोत संपत्ति अर्जित की गई है और ईडी लगातार कार्रवाई कर रही है। जरा इस रिपोर्ट को देखिए। झारखंड में फिर मिला नोटों का पहाड़। करप्शन कथा का पूजा सिंघल कनेक्शन। काले कोयले से की गई काली कमाई। 14 ठिकानों पर छापेमारी, 3.5 करोड़ बरामद। ईडी ने हजारीबाग जिले के कोयला कारोबारी इजहार अंसारी के घर में 3.5 करोड़ रुपए नगद बरामद किए हैं। कोल लिंकेज घोटाले में ईडी ने शुक्रवार को राज्य में कुल 14 ठिकानों पर छापेमारी की। इनमें झारखंड राज्य खनिज विकास निगम के पूर्व प्रोजेक्ट डायरेक्टर अशोक कुमार सिंह के आवास के साथ ही कई कंपनियों और व्यापारियों के ठिकाने शामिल हैं। ये छापेमारियां झारखंड की पूर्व माइंस सेक्रेटरी निलंबित आईएएस पूजा सिंघल से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस के सिलसिले में की गई। ईडी सूत्रों के मुताबिक हजारीबाग के जिस कोयला व्यापारी के यहां से 3.5 करोड़ के नोट बरामद किए गए हैं, उसके द्वारा लगभग 1 दर्जन से ज्यादा शेल कंपनियां चलाए जाने की जानकारी मिली। अब तक की जांच में पता चला है कि इजहार अंसारी तत्कालीन माइंस सेक्रेटरी पूजा सिंघल के संरक्षण में हुए कोयला लिंकेज घोटाले का एक अहम किरदार रहा है। इजहार अंसारी का क्या है पॉलिटिकल कनेक्शन? किस सबूत पे उस व्यापारी की है साझेदारी? जीएसएमडीसी के पूर्व प्रोजेक्ट डायरेक्टर अशोक कुमार के यहां छापा। इजहार अंसारी के पॉलिटिकल कनेक्शन भी रहे हैं। वह हजारीबाग जिले के एक पूर्व विधायक का व्यवसायिक साझेदार बताया जाता है। बता दें कि ईडी ने शुक्रवार को पूजा सिंघल के जिन करीबियों पर छापे मारे, उनमें झारखंड स्टेट मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के पूर्व प्रोजेक्ट डायरेक्टर अशोक कुमार भी शामिल हैं। अशोक कुमार जीएसएमडीसी में पिछले साल दिसंबर तक कोयला और रेत प्रभारी सह परियोजना अधिकारी के तौर पर नियुक्त थे। कॉन्ट्रैक्ट आधारित सेवा के बावजूद उन्हें वरीय आईएएस अफसर की कृपा से अत्यंत महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां सौंप दी गई। अशोक कुमार पर भ्रष्टाचार के कई गंभीर आरोप थे, लेकिन उसे इन पदों पर बनाए रखा गया। आरोप है कि अशोक कुमार की कई छोटी और मझोली कंपनियों से मिली भगत थी। उसने इन कंपनियों को आंतरिक इस्तेमाल के लिए कोयला परमिट जारी की, लेकिन ये कंपनियां खुले बाजार में कोयले का कारोबार करती थी। जीएसएमडीसी एक सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी है। संविदा कर्मचारी की स्थायी पद पर नियुक्ति नहीं हो सकती। संविदा कर्मचारी को पदोन्नत नहीं किया जा सकता। अशोक कुमार मामले में नियमों को रखा गया ताक।
आरोप है कि अशोक कुमार सिंह ने रिश्वत लेकर कोयला आवंटन पत्र उपलब्ध कराए। ईडी जीएमडीसी के तत्कालीन प्रबंध निदेशकों की भूमिका की जांच कर रहा है। अशोक कुमार की शुरुआत में जीएसएमडीसी में गढ़वा जिले के परियोजना अधिकारी के पद पर कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर नियुक्त किया गया था। फिर उन्हें रेत प्रभारी, सह कोयला प्रभारी, सह स्थापना अधिकारी के रूप में पदोन्नत किया गया था। बता दें कि जीएसएमडीसी एक सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी है और एक संविदा कर्मचारी को स्थायी पद पर नियुक्त और पदोन्नत नहीं किया जा सकता। लेकिन अशोक कुमार के मामले में इन नियमों को ताक पर रख दिया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस। तो देखा आपने हमारी ये रिपोर्ट और हमें लगता है कि आप समझ गए होंगे कि पूरा मामला क्या है, और इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़े हैं, आपका तारुफ करा देते हैं। लक्ष्मी नारायण तिवारी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। तिवारी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ हमारे सहयोगी राकेश कुमार भी रांची से सीधे लाइव जुड़े हुए हैं। राकेश, सबसे पहले आपके पास आएंगे और जानना चाहेंगे कि जो ताबड़तोड़ कार्रवाई की जा रही है ईडी की तरफ से, क्या कुछ जानकारी आपके पास है और अपडेट क्या है? देखिए, ये पूरा मामला कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि कड़ी दर कड़ी तमाम चीजों को जोड़ता चला जा रहा है। और भ्रष्टाचार को लेकर जो हम बार बार कहते थे कि राज्य में भ्रष्टाचार पर रोक लगाने के लिए बड़ी पहल की जानी चाहिए, तो ईडी की टीम ने एक बार बड़ी पहल जरूर की है। हालांकि अभी की बात की जाए तो जिस तरीके से एक कारोबारी के यहाँ 3.5 करोड़ रुपए मिले हैं, और संकेत जो है खास करके एक जो आईएएस अधिकारी रह चुकी है पूजा सिंघल, जो फिलहाल निलंबित है इसी तरह के एक मामले में, तो कहीं ना कहीं वो उन्हीं के द्वारा जुटाया गया पैसा बताया जा रहा है। तो ऐसे में साफ तौर पे लगता है कि कहीं न कहीं राज्य में जो भ्रष्टाचार का मामला है उससे सख्ती से कार्रवाई होती जा रही है। हालांकि सवाल कई खड़े भी किए जा रहे हैं, साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि लंबे समय से राज्य में भ्रष्टाचार का बोलबाला रहा है, और आज चूंकि ईडी की टीम जब कार्रवाई कर रही है तब सारी चीजें एक साथ बाहर आनी शुरू हुई हैं। तो निश्चित तौर पे कहा जा सकता है कि जिस तरीके से बड़े कारोबारी गिरफ्त में आ रहे हैं, बड़े अधिकारी गिरफ्त में आ रहे हैं, कई राजनेताओं के नाम सामने आ रहे हैं, तो आने वाले समय में बड़े ही चौंकाने वाले नाम सामने आ सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है कि आखिर इतने दिनों तक इतने बड़े बड़े भ्रष्टाचारी किस तरीके से राज्य में काम कर पा रहे थे और कैसे यहाँ पे भ्रष्टाचार का बोलबाला था। ये सारे चीज अब कहीं न कहीं उदाहरण के तौर पे सामने आ रहे हैं और कड़ी कार्रवाई होने की उम्मीद जताई जा रही है। जी लक्ष्मी नारायण तिवारी जी, झारखंड की जनता के पास पीने का पानी नहीं है, उनको पीने का पानी नहीं मुहैया हो रहा है, और कुछ चंद लोग 300 रुपए, 500 रुपए, 700 रुपए, 1000 रुपए लीटर पानी पी रहे हैं विदेश से आयातित करके। झारखंड की जनता को खाने के लिए, एक दिन का अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए न जाने कितने किलोमीटर और इस काले पत्थर के बीच में किस तरीके से कड़ी मेहनत करता है, तब जाकर के वो एक टाइम का, एक समय का भोजन कर पाता है और अपने परिवार का पेट भर पाता है। और वहीं चंद कुछ लोग कि इनके पास अथाह अकूत संपत्ति का अंदाजा ही नहीं है, तकाजा ही नहीं है कि कितनी संपत्ति ईडी जब जांच करती है तो खुद हैरान हो जाती है। ये क्या चल रहा है झारखंड में? योगेश जी, बहुत अच्छी बात आपने उठाई है, लेकिन इसका सीधा उत्तर हम आपके द्वारा पूछे गए बिंदु पर देंगे। बट एक बात हम जानना चाहते हैं कि क्या इसके जिम्मेदार हम हैं और हमारी पार्टी कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा है क्या? ये जो इजहार अंसारी और पूजा सिंघल, क्या पूजा सिंघल की बहादुरी हेमंत सोरेन जी की है? ऐसी स्थिति नहीं है। आप जब खंगालेंगे तो आप देखेंगे कि पूजा सिंघल, रघुवर दास और उनके और पहले, आज से पूजा सिंघल पर स्थापित नहीं है। अब अगर ये एक देहाती कहावत है ना कि खेत खाए गधा और मार खाए जो रहा, जो लहा नहीं बोला हूं मैं, जो रहा। ये स्थिति तो यही चरितार्थ हो रही है, की जा रही है। आप लोग जिस मुद्दे को उठाए हैं और जिस मुद्दे पर आप चर्चा करने के लिए हमें बैठाए हैं, आप हमको बताइए, या विपक्षी पार्टी के प्रतिनिधि बैठे हैं वो बताएं कि क्या पूजा सिंघल की नियुक्ति माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने किया? क्या उसके पहले पूजा सिंघल यहाँ थी या नहीं थी? पूजा सिंघल की जो अवैध काली कमाई थी वो सब क्या हेमंत सोरेन जी के कार्यकाल में उतनी अवैध? अच्छा, एक चीज मुझे बता दीजिए, हो सकता है मुझे जानकारी का अभाव भी हो। तिवारी जी, ये कमिश्नर जो है कब बनाई गई थी?
देखिए एग्जैक्ट साल तो हम भी नहीं बता सकते। नहीं, सोरेन सरकार में बनाई गई थी कि पहले ही पदस्थ थी कमिश्नर पे और उसी पद पर ये पदस्थ रही हैं। खनन का कार्यभार ये मैं जितना पूछ रहा हूँ इतना तो आपको पता होगा कि पूर्ववर्ती सरकार में जिस पद पर ये पदस्थ थी उसी पद पर ये वर्तमान सरकार में भी रही है या फिर सरकार में बदली गई थी, केवल इतना जानना चाह रहे हैं। देखिए पहले ये कुछ दिन पहले श्रम विभाग में भी थी। हाँ थी ना। हाँ, तो विभाग बदलता आजकल तो हम लोगों से तो पूछिए, विभाग बदलता रहा और ये लूट खाती रही। पूजा सिंघल के कार्यालय में सुन लीजिए, जब इनको किया गया तो पूजा सिंघल के कार्यकाल में ही जो है ये कॉन्ट्रैक्ट जिसका नाम आ रहा है ना अशोक सिंह, ये अशोक सिंह जिसका नाम आ रहा है ये कॉन्ट्रैक्ट पर बहाल हो गया। सोचिए, जबकि नियम ये है, प्रावधान ये है कि कॉन्ट्रैक्ट पर इसे बहाल नहीं किया जा सकता था और ये बड़ा करीबी बताया जा रहा है पूजा सिंघल का। योगेश जी बहुत दुर्भाग्य है। सरकार किसकी थी राज्य में, इसकी जांच पड़ताल कौन करने वाला था? सुनिए मुझे कहना दीजिए। हाँ, तो योगेश जी बहुत दुर्भाग्य है। हाँ। मैं बहुत पीड़ा मन से ये बात बोल रहा हूँ और मैं किसी पार्टी की ओर इशारा नहीं है मेरा। हाँ, पहले हम लोग जब स्टूडेंट लाइफ में पढ़ते थे तो हम लोगों से पूछा जाता था, पढ़ाई में आता था। आजकल तो भी चल रहा है कि राष्ट्रपति का कौन है, प्रधानमंत्री का नाम क्या है, हाँ। वित्त मंत्री कौन है, गृह मंत्री कौन है। हाँ। अभी तो आप ये नहीं पूछ सकते हाँ, क्योंकि आज जो गृह मंत्री है कल रहेगा कि नहीं, हाँ, प्रधानमंत्री जी की मर्जी पर है, वो रातों रात बदल देंगे। हाँ। तो अब जो है पूजा सिंघल किन किन विभाग में रही, 5 अब साल तो ये- पूर्व में गृह मंत्री कौन था? देखिए वो पूरा कार्यकाल उन्होंने निभाया और वर्तमान सरकार में भी चल रहे हैं, पूरा कार्यकाल मुझे लगता है निभाएंगे, ऐसी उम्मीद जताई। ये क्या आप हवाई बातें कर रहे हैं? हमारे साथ अनंत अमित जी जुड़ गए हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता। अनंत अमित जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। देखिए, बातों को इधर उधर करने से हम बच नहीं सकते हैं, हम हम हमेशा नहीं इस बात बच को रहे। कहते हैं हम बच नहीं रहे। हमारे कहने का तात्पर्य यह है और मुझे लगता है ना, सुन लीजिए तिवारी जी, पूजा सुन लीजिए, सिंघल आप हो या अनंत अमित जी हो, आप हो या अनंत अमित जी हो, अगर गलती हो रही है, सरकार फेल हो रही है, तो हमें स्वीकारने में कोई गुरेज नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अब जनता बड़ी जागरूक हो गई है, पढ़ लिख गई है, जनता देख रही है, समझ रही है। वो भी शर्मिंदगी महसूस ये कर रहे होंगे कि हम किसको मतदान करने जाते हैं जब चुनाव होता है, तो वो शर्मिंदगी महसूस कर रहे होंगे। सुनिए ना, अब मैं उसी पर आ रहा हूँ। मेरा ये कहना है कि आज जो हर 6 महीना पर साल भर के बाद जो IAS का और IPS का पदस्थापन हो रहा है, चाहे किसी की सरकार हो रहा है कि नहीं हो रहा है। हाँ, हम ये कह रहे हैं कि पूजा सिंघल या अन्य पदाधिकारी जो घपले में लिप्त हैं वो किन किन विभाग में कितने कितने दिन रहे, ये तो लिख के बैठना पड़ेगा। हमको याद नहीं है, लिख के बैठना होगा। 6 महीने में भी हटा दिए जाते हैं, नहीं तो 6 साल जमे रहते हैं। ऐसी परिस्थितियां हैं, वो किसी की सरकार में हो। मेरा ये कहना है कि ये कहना और ये उत्तर लेना आज की सरकार में बैठे लोगों से कि फराह खान की कौन खान है बेचारे अंसारी, वो 3.5 करोड़ रुपया पकड़ाया, जिनका सीधा संबंध पूजा सिंघल जी से रहा है। अशोक कुमार जी कॉन्ट्रैक्ट में बहाल हुए, पूजा सिंघल से संबंध रहा। मेरा कहना है कि अभी भी ऐसे पदाधिकारी हमारे राज्य सरकार के अंतर्गत हैं, मुझे कोई बुराई नहीं है स्वीकार करने में। अभी हमारी पार्टी ने, हम तो यहाँ से हम आते हैं, हम लोगों ने मांग रखी है कि यदि सरकार के अंतर्गत जो कर्मी और अधिकारी हैं अगर वो नहीं कहते तो हम लोग उनके खिलाफ सीधा कार्रवाई करेंगे। सरकार में हम बैठे हैं, इसका मतलब यह नहीं है कि हम कान बंद कर लें, आंख बंद कर लें, मुंह बंद कर लें। वो लकीर के फकीर की स्थिति नहीं है जोगेश जी। लेकिन ये जो पूजा सिंघल जिन जिन सरकारों में रही हैं, प्रभावशाली रही हैं, विभाग के ऊंचे पदों पर IAS होने के नाते ऊंचे पदों पर तो बैठाना लाजमी देर था। ना हो जाए कहीं साहब आते आते। अब तक जो है आप ये जो बातें कह रहे हैं ना, अब तक ये इसकी जांच की, अगर सरकार नहीं जांच कर रही तो आप जांच की मांग करने लगते, और जांच की मांग कर देनी चाहिए थी। अगर केंद्र सरकार भी नहीं कर रही है, आप कह रहे हैं एजेंसियां नहीं कर रही हैं, अदालत का दरवाजा खुला है, आप कहीं भी जा सकते हैं, स्वच्छंद है, सब कुछ हो सकता है, इस दुनिया में कुछ नामुमकिन नहीं है। अनंत अमित जी, इजहार अंसारी ने ऐसा क्या इजहार किया और किसको इजहार किया कि नोटों का पहाड़ मिल रहा है उसके घर में, बताइए। देखो कर्नाटक में भी विधायक आ रहे कर्नाटक का भी हम जिक्र कर रहे हैं।
उसकी भी बात बताएंगे, ठीक है। तैयार रखिए। जिस तरीके से योगेश जी झारखंड में हमारे राज्य में जिस तरीके से ईडी काम कर रही है, हमें ये लग रहा था कि जब पूजा सिंघल जी के ऊपर 5 मई को 2022 को जब उनके यहाँ कार्रवाई होती है, उनकी गिरफ्तारी होती है और लगातार ईडी साहेबगंज गैंग ऑफ वासेपुर साहेबगंज से लेकर तमाम, चाहे मनरेगा का मामला हो, अवैध खनन का मामला हो, और अब जब जेएमबीसी में इजरार अंसारी के घर पे कल रेड होता है, तो आपने देखा होगा विधानसभा के बजट सत्र के दौरान एक तरफ बजट सत्र का भाषण चल रहा था, बजट सत्र की कार्रवाई विधानसभा में चल रही थी, दूसरी तरफ हजारीबाग में ईडी की कार्रवाई चल रही है। जब माननीय मुख्यमंत्री जी को इस बात की जानकारी मिलती है कि जहार अंसारी जी के यहाँ 3 करोड़ रुपए पकड़े गए, तो आपने भी देखा होगा, हम बहुत गंभीरता से देख रहे थे कि माननीय मुख्यमंत्री जी विधानसभा से अपने कक्ष में जाते हैं, तो निश्चित तौर पे माननीय मुख्यमंत्री जी को ये सोचना होगा कि जिस तरीके से झारखंड में ईडी की कार्रवाई चल रही है और उनके द्वारा उनके रहनुमाओं जो 5 पांडव, जो बार बार लोग कहते हैं, मीडिया में आकर कहते हैं, वो 5 पांडवों के ऊपर जो कार्रवाई चल रही है, चाहे उनके इर्द गिर्द रहने वाले लोगों के ऊपर चल रही है, तो अब हमारे राज्य की 3.25 साढ़े 3 करोड़ जनता वर्तमान सरकार के भ्रष्टाचार से इतनी पस्त हो चुकी है कि अब वो चाहती है, राज्य की जनता भी चाह रही है, आप भी चाह रहे, हम भी चाह रहे, सारे लोग चाह रहे हैं, और हम तो सभी दलों से निवेदन कर रहे हैं कि जिस तरीके से ईडी जांच कर रही है, दूध का दूध पानी का पानी हो जाना चाहिए। और आपने देखा होगा योगेश जी कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने 2 दिन पहले ईडी के ऊपर एक कटाक्ष करते हुए कहा, भारत सरकार के ऊपर कटाक्ष करते हुए कहा कि भाई राज्य में जिनके पास पैसे हैं वो पोलोथीन में पैसा को रख के जमीन में गाड़ दे, कि ईडी की जो कार्रवाई कब किसके यहाँ लोग पहुंच जाएंगे इसकी जानकारी पता नहीं चलेगा। लेकिन इजहार अंसारी जी को माननीय मुख्यमंत्री जी की बात भी अच्छी नहीं लगी और ईडी की रेड होती है। और ये सोचिए योगेश जी, सोचने वाली बात है कि जब आदमी इतनी ईडी गंभीरता से जांच कर रही है, उसके बावजूद भी इस तरह की इजहार अंसारी जैसे लोग अपने घर में इतने पैसे रख रहे, नगद रख रहे, तो बहुत ही खतरनाक, कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि राज्य सरकार की इसमें भूमिका है। अब आप देखिए, वर्तमान सरकार के सहयोगी आरजेडी के पूरे परिवार को 15 मार्च को रोज एवेन्यू कोर्ट में शामिल होना है भ्रष्टाचार के मामले में। और एक तरफ जहां हमें तो ये चाहिए कि मुख्यमंत्री जी को तो आके फेस करके कहना चाहिए, लेकिन मुख्यमंत्री जी जिस तरीके से लोगों को बचा रहे हैं उस तरीके से और कुछ कह नहीं रहे हैं इन पूरी कार्रवाई पे, तो राज्य की जनता माननीय मुख्यमंत्री से पूछना चाहती है कि साहब जो हमारे प्रदेश में जो कार्रवाई चल रही है उससे आप कुछ तो बोलिए। अब अशोक कुमार जैसे व्यक्ति को जेएमबीसी में नियुक्त कर दिया जाता है, तो ऐसा नहीं है कि बिना सरकार के कहने से, पूजा सिंघल जी के कहने से नियुक्ति हो जाती है। निश्चित तौर पे दूर तक से आदेश आता होगा, तभी इस तरीके से अधिकारी भी करते हैं। हम बार बार जब भी हम आपके साथ डिबेट में बैठते हैं, हम कहते हैं कि अधिकारी वही होते हैं, लेकिन सरकार बदलती रहती है और नेता को यह तय करना पड़ता है, सरकार के रहनुमाओं को यह तय करना पड़ता है कि अधिकारी किस तरीके से काम करे। उसके बावजूद भी अगर अधिकारी इस तरीके से काम नहीं कर रहा है, तो निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं सरकार के लोगों की इसमें भूमिका है। ठीक बात आप कह रहे हैं, ठीक है। राकेश जी, ये जो पूरा मामला सामने निकल करके आ रहा है, नेताओं के नाम आ रहे हैं कि सफेदपोश का भी इसमें पूरा कहीं ना कहीं संलिप्तता है, और इसमें भी ये कहा जा रहा है कि एक पूर्व विधायक भी इसमें शामिल है। देखिए, ये जो काली कमाई है, उस काली कमाई के पैसे को खपत करने के लिए, बाजार में इन्वेस्ट करने के लिए एक बड़ी गैंग है, ये तो अब साफ हो चुका है, क्योंकि दिन प्रतिदिन एक नए नाम सामने आ रहे हैं। लेकिन अब ये क्या लगता है कि कुछ सफेद पोशों की कॉलर भी पकड़ी जाएगी क्या ईडी की तरफ से? देखिए योगेश, ये सबसे अहम बात आपने जिक्र किया है, जिस तरीके से कि सफेद पोशों के नाम आएंगे या नहीं आएंगे, तो निश्चित तौर पे कहा जा सकता है कई सफेद पोश के नाम ईडी के पास आ चुके हैं। हालांकि इसकी जरूर कहीं ना कहीं आने वाले समय में इसकी जानकारी बाहर आएगी, पब्लिक डोमेन पे आएगा, लेकिन सवाल भी कई खड़े हो रहे हैं। राजनीतिक जगत के लोग तो पहले भी कई बार भ्रष्टाचार के मामले में पहले से लंबे समय से यहाँ पे लिप्त पाए गए हैं। राज्य में क्या, पूरे देश की हम चर्चा करेंगे तो कहीं न कहीं, लेकिन जिन ब्यूरोक्रेट की चर्चा करते हैं, हम बार बार कहते हैं कि जिनके ऊपर जिम्मेदारी है पूरे देश की, यानी कि ब्यूरोक्रेसी के लोगों को एक शपथ दिलाई जाती है देश के प्रति, समाज के प्रति, राज्य के प्रति या फिर अपने काम के प्रति भी, उस काम में अब कहीं न कहीं खामी होती जा रही है। और जिस तरीके से आईएएस पूजा सिंघल का नाम आया, चीफ इंजीनियर वीरेंद्र का नाम आया, और इसके साथ साथ अभी कई नाम रडार पे आ रहे हैं,
तो कहीं ना कहीं इन सारी चीजों को लेकर अब इस बात की चर्चा होने लगी है कि जिसको जिम्मेदारी दी गई है, अगर वही सारी चीजों को इस तरीके से भ्रष्टाचार को आगे बढ़ाने में आगे बढ़ रहा है तो आने वाले समय में क्या कुछ दिखाई पड़ सकता है। और मुझे लगता है कि ईडी की टीम हो, सीबीआई की टीम हो या फिर स्टेट की जांच एजेंसियां हैं, उन सभी को इस बारे में गंभीरता से सोचना चाहिए कि आखिर उनकी भूमिका क्या है और उसमें जो लोग काम कर रहे हैं, चाहे ईडी हो, सीबीआई हो या फिर जांच एजेंसियां स्टेट की हो, अगर सचमुच इस तरह के भ्रष्टाचार को रोकने में कामयाब हो जाती हैं तो एक बड़ी राशि, जिसको हम बार बार कहते हैं, लोगों के घर में छुपा है। और मुझे जो जानकारी अब मिल रही है खास करके कि यहाँ भी कई बड़े अधिकारी हैं, कई बड़े राजनेता हैं जिनके यहाँ अभी भी करोड़ों रुपए कैश के रूप में रखे हुए हैं, चाहे वो अपने फार्म हाउस में दबा कर रखे हों या फिर अपने कारोबारी दोस्त के यहाँ रखे हों या किसी उद्यमी के यहाँ उद्योग में पैसा लगाए हुए हों। ऐसे कई बड़े नाम की चर्चा अब होने लगी है और हो सकता है कि आने वाले समय में अगर ईडी सचमुच जिस तरीके से काम कर रही है और करती रही तो कई चीजें ऐसी आएंगी जो आने वाले समय के लिए एक बड़ी बात कही जाएगी और उसके बाद से इस बात को सोचना पड़ेगा कि आखिर भ्रष्टाचार को लगाम लगाने के लिए किसको आगे आना होगा। जी तिवारी जी, आपने सुना जी कई नाम आ रहे हैं भैया कि जैसे जो अपने घरों में, फार्म हाउस में अभी भी गड्डी दबाए बैठे हुए हैं। 2-2 हज़ार की वो जो गुलाबी नोट आई है ना, बताइए। अब तो सरकार इसीलिए मुझे लग रहा है फैसला भी कर रही है कि धीरे धीरे इनको सब समेट लिया जाए और इस तरीके से। लेकिन ये लोग जो समेटे बैठे हुए हैं पहले से, और हमने भी कहा ना अनंत अमित जी से कि इजहार ने किससे इजहार इश्क मनी कर दिया कि सबको हनी हनी कर दिया। आपको जानकारी है क्या? और आप भी, मुझे लगता है ये मेरी सलाह है आपको कि सत्ता में सीन है आप जेएमएम के साथ में, और आसीन रहते हुए कहीं ये ना हो जाए कि आपके आते आते बहुत देर हो जाए। इसलिए आप बिगुल फूंक दीजिए अभी से कि साहब भ्रष्टाचारी जो भी हो, चाहे कांग्रेस का हो चाहे जेएमएम का हो, उसे बर्दाश्त मत करिए। नहीं, जनता सब देख रही है, आने वाले समय में जवाब मिलेगा और करारा मिलेगा। योगेश जी, सिर्फ हाँ। कांग्रेस और जेएमएम और बीजेपी की बात नहीं है, हाँ अधिकारी वर्ग में भी ऐसे भ्रष्ट बैठे हुए हैं। हाँ, नहीं, जो भरा लेकिन गया बिना किसी नेता के संलिप्तता के अधिकारी की इतनी मजाल ही नहीं है, मैं मान ही नहीं सकता। किसी मंत्री के संज्ञान में आए बिना कोई भी विभागीय अधिकारी भ्रष्टाचार में संलिप्त हो जाए, मैं मान ही नहीं सकता। हो जाएगा, लेकिन आज नहीं तो कल पकड़ा जाएगा और मंत्री खुद उसकी गिरफ्तार पकड़ करके उस पर कार्रवाई करेगा। ये जान लीजिए, बिना सफेद पोश के मिले भ्रष्टाचार नहीं हो सकता, जितना मेरा मानना है। प्रभुता पाई काय मत नाही, गोस्वामी जी की ये पंक्ति है। यदि आप पावरफुल हैं, प्रभुता पद मिल गया तो आप मनमानी करने के लिए स्वाभाविक तौर पर शुरू कर देते हैं। आप जब अंकुश लगने लगता है तब बाएं दाएं देखते हैं। हाँ। और वो किसी के संपर्क में चले जाते हैं। नहीं तो पद लेकर के, पावर लेकर के और मदान्धता न हो, हाँ। ये संभव नहीं है। हाँ। तो जो अधिकारी पद पर बैठे हुए हैं और काली कमाई में अकूत संपत्ति बटोरने में लगे हैं, हाँ। जब और तक उनकी वो सुरक्षा के लिए मंत्री लेटर लिखे कि भाई सुनिए, साहब सुनिए, इनको 4 सुनिए, गनर दीजिए, सुनिए। 4 गनर दे दीजिए, एक सीओ आगे चले, एक सीओ पीछे चले, 20 में इनके साथ 2 एसओ चले। मतलब ये सुरक्षा के लिए मंत्री पत्र लिखे कि साहब एक सीओ की जिप्सी आगे चले और एक सीओ की जिप्सी पीछे चले, 2 एसओ चले। सिपाही का कोई काम नहीं, यदि मंत्री ने, सिपाही का कोई काम नहीं, कांस्टेबल का कोई काम ही नहीं। ये हालात आप चाह रहे हैं, ठीक है। मंत्री जी ने ऐसा लिखा है तो गलत है, गलत है। क्यों नहीं आप मुकर हो पाए? मंत्री ने ऐसा लिखा है तो गलत लिखा। गलत तो है, आप अभी कह रहे हैं, लेकिन मुकर नहीं हो पाए। ये बताइए अनंत अमित जी, क्या मैं गलत कह रहा हूं कि बिना नेता के शामिल हुए, बिना मंत्री के मिली भगत के, क्या ये संभव है कि उस विभाग में बैठा अधिकारी इस तरीके के भ्रष्टाचार को अंजाम दे पाए? नहीं, बिल्कुल योगेश जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। कहीं ना कहीं निश्चित तौर पे राजनेताओं का संलिप्तता रहती है, हम इस बात को स्वीकार करते हैं, चाहे किसी भी दल का हो। और आपने जैसे अभी चर्चा करे थे कर्नाटक, बार बार आपके चैनल पे बैठकर लोग कहते हैं कि भाजपा में कार्रवाई नहीं होती है। देखिए, कल भाजपा के विधायक के बेटे लेते हुए पकड़े गए किस राज्य में? हमारे भाजपा की शासित राज्य में, और उन पे कार्रवाई हुई और कार्रवाई हो रही है और कार्रवाई होगी, होनी भी चाहिए। सरकार किसी की भी हो, भ्रष्टाचार को बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। तो माननीय नरेंद्र मोदी जी ने ये कहा है कि भाई हम भ्रष्टाचार पे 0% टॉलरेंसी चाहते हैं पूरे देश में, और जिसपे वो काम कर रहे हैं। तो अब तो ये भी नहीं कह सकते कि भाई
जहाँ पे हमारी सरकार है वहाँ पे कार्रवाई नहीं हो रही है। वो तो हमारे ही विधायक थे, हमारे विधायक से बैठे थे और पार्टी ने ठीक बात। हाँ, अभी तिवारी ने उठाया, सभी पे कार्रवाई होनी चाहिए, सरकार किसी की भी हो, लोग किसी के भी हो, अगर गलत काम कर रहे हैं बख्शे नहीं जाने चाहिए। समय के अभाव के चलते हमको चर्चा को ही विराम देना पड़ेगा अनंत अमित जी, और आप सभी मेहमानों को हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो लगातार जिस तरीके से ईडी की कार्रवाई जारी है, अब देखने वाली बात यह होगी कि वो सफेद पोश के कौन नाम है और कौन कौन है जो इसमें शामिल है और कितनी जल्दी उनके भी नाम के खुलासे होते हैं। चर्चा में फिलहाल इतना ही। खबरों के लिए आप बने रहिए वॉइस के साथ। नमस्कार।